इवनिंग, नमस्ते, बहुत स्वागत। 5 की पड़ताल में मैं रोहित पोखरियाल आपका स्वागत करता हूं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी के जीवन में खुशियां आए और दीपोत्सव की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 5 की पड़ताल का मैं आगाज करता हूं। आप जानते हैं बिहार में चुनाव में महागठबंधन का सिरदर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट लड़ने की बात भी सामने आ रही है और अभी तक सीटों का पेच सुलझ नहीं पाया। अब सीटें बेचने तक के आरोप आरजेडी पर लग रहे हैं। मधुबनी से टिकट नहीं मिलने पर आरजेडी नेता मदन शाह ने 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बेचने की बात कही। लालू के आवास के बाहर मदन शाह ने कुर्ता फाड़ा और तब तक इंतजार करते रहे जब तक लालू यादव मिलने के लिए उनको नहीं बुला लिए। हालांकि अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये तो तय है कि महागठबंधन में अभी राहें बिल्कुल ठीक नहीं है। एक चीज इसमें और जोड़ लीजिए, जेएमएम अलग हो गई। जेएमएम ने कहा हमारी जो 6 सीटें हम उस पर उतार रहे हैं, हम अलग हो गए। टिकट बेचने के आरोपों के बाद आरजेडी पर फिर से कई तरह के दाग लग गए हैं। अब ये आरोप है, अफवाहें हैं, या फिर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई ठोस सबूत भी है क्या, और जनता के बीच क्या मैसेजिंग जा रही है? इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खुली जंग छिड़ गई है। सीटों पर फंसे पेंच से विपक्षी एकता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट का सीन बन चुका है। चुनाव से पहले जेएमएम ने भी दूरी बना ली और आरजेडी पर आरोप लगाए। तो आरजेडी नेता मदन शाह ने लालू आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर टिकट बेचने के आरोप लगाए। आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे हैं? ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, बाप रे बाप। सुनिए ना, 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ जो है ना 60,000 बैस का है। मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? अरे तुम मधुबन विधानसभा मोतिहारी 58 में भाई, समझे? तेजस्वी जी, लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। आज हम अपने गांव जा रहे हैं, नहीं अपने पिता से और माता से आशीर्वाद लेने आए थे। मेरी दीदी मीसा दीदी, हम उनसे आशीर्वाद लेने लिया कि दीदी ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी और यहाँ से मैं अपने गांव गया, बोध गया जा रहे हैं क्योंकि भैया के प्रचार करना है ना। बिहार में महागठबंधन फिलहाल अपने ही भीतर उलझा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच की ये खींचतान सिर्फ सीट बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व और भरोसे की परीक्षा बन चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन चुनाव से पहले खुद को एकजुट रख पाएगा, या फिर यह महागठबंधन एक बार फिर से महाविवाद बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मदन शाह ने कुर्ता फाड़ लिया, महिलाओं को आपने सुन लिया। बड़ी संख्या में लालू प्रसाद यादव जी के आवास के बाहर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हो रहा है। हर बार जब चुनाव होते हैं इस तरह की तस्वीरें आती हैं, हर दल से इस तरह की तस्वीरें आती हैं। लेकिन जो टिकट बेचने के आरोप लग गए, 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 70 लाख रुपए का ये आंकड़ा, और ये मीडिया में लगातार हेडलाइंस बन रहा है, सोशल मीडिया पर मुद्दा छाया हुआ है। सिर्फ अफवाहें हैं, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, या इसके पीछे कुछ ठोस भी है, और जनता के बीच क्या मैसेजिंग जा रही है, इस पर मैं बात करूंगा। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रवक्ता राहुल आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल भाई, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार मोहिंदर प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। मोहिंदर सर, नमस्ते करता हूं, गुड इवनिंग करता हूं। मेरे साथ जाने माने चेहरे, वेरी स्माइलिंग अमृतांशु राय जी जुड़ चुके हैं। अमृतांशु सर, गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम टू 5 की पड़ताल। और मेरे साथ जावेद रहमानी साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं, वो माहौल लेकर आते हैं मेरे शो में। थैंक यू सो मच जावेद जी, आप आते हैं। जावेद जी, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। वैसे मैं जाना चाह रहा था मोहिंदर सर के पास, लेकिन जावेद जी आप ही से मैं शुरू कर लेता हूं। अब जावेद जी, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव हो और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता किसी नेता के घर के बाहर पहुंच जाएं, ये तो कोई हेडलाइंस बनी नहीं। ये तो हर बार हम देखते ही हैं। आप ग्राउंड पर मुझसे ज्यादा रहे हैं, आप ज्यादा जानते हैं इन चीजों को। होता है, टिकट नहीं मिला तो बातें हो गई, लेकिन टिकट बेचने के आरोप आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, उन्हीं के पार्टी के नेता जिनके टिकट कटी, वो कह रहे हैं 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बेच दी मेरी। देखिए सर, ये तो मैं जहां तक समझता हूं कि तमाम पार्टियों में कहीं ना कहीं ये चीजें हमें सुनने को मिलता रहता है। हाँ। फर्क ये है कि किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। अच्छा। तो राहत इंदौरी साहब का शेर बहुत मशहूर है कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं है सर। अब चूंकि महागठबंधन पे ज्यादा लोगों का फोकस हो रहा है और बाकी पार्टी के पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो चूंकि मंजराम पर नहीं आ पा रहा है। ठीक है। सच्चाई ये है कि
ये आमतौर पे हर कार्यकर्ता, हर वर्कर को ये दर्द होता है, ये पीड़ा होता है। अगर उसका टिकट नहीं काटा गया तो जाहिर है वो नए नए हरबे इस्तेमाल करेगा, लोगों का आकर्षण पैदा करेगा। हाँ। वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इसको ये कहना कि आरोप लगाना कि पैसा लिया है या बात की गई है, तो भाई वो तो सरकार है, इलेक्शन कमीशन है। अगर ऐसा कोई तथ्य है तो आप फौरी तौर पर उनको पूछिए, इंक्वायरी कीजिए। तो एक भ्रम पैदा करना है, एक तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप वैसे आरजेडी के नेता नहीं लगाया, ये तो पता है ना रहमानी साहब आपको? जी जी, मुझे मालूम है सर। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ। ये आमतौर पे अगर आरजेडी के नेता लगाते तो फिर आप कहते कि भाई वाकई उनका एक दर्द है। ये तो दूसरी एक साजिश के तहत भी एक है ना सर। हाँ, सही बात है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा, एक एक ओपनिंग सबका हो जाए। मोहिंदर सर, मैं आपको ले रहा हूँ स्क्रीन पर। इस बीच सब देखिए, बीच में विजुअल्स हम चला रहे हैं। मदन शाह सड़क पर पड़ गए, कुर्ता फाड़ लिया अपना। वो कह रहे हैं अब देखिए चुनाव में क्या कुछ होता है, देखिए बिहार की जनता क्या करती है। मोहिंदर सर प्लीज, मोहिंदर प्रकाश कांग्रेस। मोहिंदर सर प्लीज आप मुझे बताइए, आप तो बहुत स्ट्रांग है, दोनों बड़े चेहरे साथ में हैं, सीधे सीधे ये आरोप, मैं महागठबंधन में क्या चल रहा है उस पर आऊंगा, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बेच रहे हैं तेजस्वी यादव, ये नाम लेकर कहा गया। कांग्रेस स्ट्रांग एलाई है, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इस आरोप को खास तौर पर, क्योंकि जनता के बीच तो जाहिर है और आप भी जनता के बीच ही हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्ते सर। रोहित जी, आज मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ ना, आपको सुन के मजा आ जाएगा। अभी तक किसी पैनलिस्ट ने कहीं पे बोला नहीं होगा। ठीक है सर, बताइए। देखिए, दुनिया लॉजिक पे चलती है। लॉजिक है तो भगवान को मानते हैं हम, लॉजिक नहीं है तो नहीं मानते हैं। चमत्कार को नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि चमत्कार नहीं दिखाऊंगा तो मुझे भगवान कौन मानेगा जी। ये बीजेपी की कलाकारी बड़ी अच्छी है। हाँ। वो एक अंगूठा उधर करता है, लेकिन वो भूल जाते हैं 4 उंगली मेरी तरफ भी है। अब छोटी सी बात समझिए मेरी, जो पूरी पार्टी के एमएलए तोड़कर सरकार बना लेते हैं ये, तो जो इलेक्शन पे अभी कैंडिडेट भी नहीं बना, उसे तोड़कर उससे हल्ला मचवा लेना, सड़क पर कपड़े फड़वा लेना कोई बड़ी चीज है? अच्छा, बहुत छोटी सी चीज। मेरे से सुनिए जो कलाकारी की है बीजेपी ने। चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई। ठीक है। कुशवाहा साहब 6 सीट पर सिमट गए और मांझी साहब 6 सीट पर सिमट गए। जब इन्होंने कुर्ता फाड़ने की कोशिश की तो अमित शाह ने दिल्ली बुला लिया। आपको पता अमित शाह के होम मिनिस्ट्री के अंदर क्या क्या है? एक कमरा ईडी का है, एक कमरा सीबीआई का है, एक कमरा पुलिस का है, एक कमरा कुछ और भी है जहां से आदमी वापस नहीं आता। हाँ। तो वहां आने के बाद वो चुपचाप शांति से मान गए कि गुरुजी मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। मेरी बात सुनिए रोहित जी। हाँ सर, मजा आ रहा है, मैं बस ये बता रहा हूं क्या खेल। किस तरह से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाया गया। नीतीश कुमार को आज भी उन्हें कोई भरोसा नहीं है। वो तो कहीं पर आकर कह देंगे कि आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, लेकिन वो यही की परिभाषा आज तक नहीं बताते है। अब तमाशा बीजेपी ने ये किया है, 29 सीटें दे दी गई हैं किसको? चिराग पासवान को, जिसे ये नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि बिहार का विकास क्या होता है, जिसे ये नहीं पता कि बिहार को चाहिए क्या। वो दाढ़ी बढ़ाकर दुनिया जहान में बस मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं हनुमान हूँ। अरे भाई, तुम्हारे पिता का बंगला देखिए, अगर मेरे और आपके पिता के साथ कोई बदतमीजी कर जाए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जितना हमारे अंदर बस होगा कोशिश करेंगे। रामविलास पासवान जी का बंगला खाली कराया गया, जबरदस्त इनका सामान बाहर फेंक दिया गया। इनकी पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए गए चिराग पासवान के। लेकिन एक फायदा बीजेपी ने उठाया कि चिराग पासवान की चीफ मिनिस्टर जेडीयू से नहीं बनती। उनके 36 के आंकड़े हैं, अभी भी उन्होंने आंख दिखा रखी थी कि अलग जाएंगे। ठीक है। जो बीजेपी ने खेल खेला है इलेक्शन के बाद का, जनता दल को ठिकाने लगा दिया जाएगा, नीतीश कुमार को ठिकाने लगा दिया जाएगा, जैसे उद्धव ठाकरे के साथ खेल खेला गया। अब बात आई आपने जो कही, देखिए जनाब, ये इलेक्शन है। इस इलेक्शन के टाइम पे न जाने क्या क्या किया जाता है। बिल्कुल सही बात है मोहिंदर साहब, मैंने आपको 3 मिनट नॉन स्टॉप दिए, मैं आपको 1 मिनट और दूंगा। आपने बड़ा शानदार तरीके से बता दिया अमित शाह जी के ऑफिस में क्या है। मुझे अच्छा लगा, आपके पास इतनी जानकारी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जनता ये जानना चाह रही है, आपने सारे गिनवा दिए उंगलियों पर। चिराग पासवान को 29 सीटें, मांझी साहब को 6 सीटें, कुशवाहा साहब को 6 सीटें, 101 पर दोनों लड़ रहे हैं। मुझे महागठबंधन का आंकड़ा भी तो बता दीजिए कि आरजेडी कितने पर लड़ रही है, वीआईपी कितने पर लड़ रही है, कांग्रेस कितने पर लड़ रही है, सीपीआईएमएल कितने पर लड़ रही है, सीपीआई को कितनी सीटें दे रहे हैं? रोहित जी, आप इतने बुद्धिमान हैं, मैं देखो फिर मेरे से ऐसी बात मत करवाओ कि जो आपकी बुद्धिमानी के अगेंस्ट जाती हो। वहां महागठबंधन 243 सीट पे लड़ रहा है। मेरी फैमिली है सर, जेएमएम अलग हो गई, सरकारी नौकरी करेगा, एक आदमी सर जेएमएम अलग हो गई। जेएमएम कह रही है कोई बात नहीं सुन रहा, एआईएमआईएम ने चिट्ठी लिखी, नहीं महागठबंधन भी तो कोलैप्स हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, जनता के बीच में सही मैसेज आना चाहिए। मैं ये चाह रहा हूं मेरे इस 1 घंटे के शो में मोहिंदर जी बोलेंगे तो लोग सुनेंगे।
सुन रोहित जी, मेरी बात खत्म हो जाए। हाँ प्लीज, मैं एक 20 सेकंड और चाहता हूँ। प्लीज 20 सेकंड। AIM कभी महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी। हाँ, पहली बात। हाँ। कोई खुद ही आकर के चिपकता रहे तो मैं कह नहीं सकता। JMM। दूसरी बात सुनिए, JMM के बाद ताल्लुक है, उन्होंने सीटें मांगी थी। हाँ। अब आप अपना अस्तित्व बनाने के लिए या अपनी परसेंटेज वोट की बढ़ाने के लिए अगर फ्रेंडली फाइट में कहीं आते हैं, जैसे हमारे सपा के दोस्तों ने महाराष्ट्र में, जैसे आपके आप सरकार ने दुनिया जहान में किया, उसको हमने महागठबंधन 243 सीट पर लड़ रहा है और आपके साथ चैनल पर आऊंगा। बीजेपी का कोई आएगा नहीं। बिहार के इलेक्शन 14 नवंबर का जब रिजल्ट आएंगे, बीजेपी का कोई आदमी मिलेगा नहीं। ठीक है। भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को बता दिया गया है इंटेलिजेंस द्वारा कि आप बिहार हार रहे हैं। मैं यही तो आपकी मैं ये तारीफ कर रहा हूं मोहिंदर सर, आप मेरी बुद्धिमत्ता पे सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपकी बातों को बहुत सीरियसली सुनता हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको बीजेपी के बारे में, एनडीए के बारे में सारी जानकारी है आप कांग्रेस में। आप अपने दुश्मन को जब तक नहीं जानेंगे, लड़ेंगे कैसे? वाह, ठीक है, मैं एक राहुल भाई का रिएक्शन ले लेता हूं उस पर। कमजोरियां जब तक नहीं जानेंगे कैसे लड़ेंगे? परफेक्ट मोहिंदर जी, परफेक्ट पॉइंट। राहुल भाई आ जाइए। राहुल भाई, क्या है आपका एनडीए मजबूत ज्यादा है कि आपको इंडिया ब्लॉक में कमजोरी ज्यादा नजर आ रही है? वो तो कह रहे हैं, देखिए मोहिंदर जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, जनता में जबरदस्त रिस्पॉन्स है। इंटेलिजेंस ने बता दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को कि बिहार में नहीं आ रहे आप। इतनी जानकारी आपके पास है बीजेपी के बारे में राहुल भाई? अब रोहित भाई, जब आपके चैनल पर बैठ के उन्होंने खंडन ही कर दिया है तो मुझे लगता है कि चर्चा ही बेकार है। लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन में टिकट से ज्यादा हिस्सेदारी का है। बिहार की जनता देख रही है कि सत्ता से इनको लगाव नहीं है, सिद्धांत इनके पास नहीं है, केवल सत्ता चाहिए अपने राजनीतिक लाभ और अपने हित के फायदों के लिए। देखिए, महागठबंधन का पूरा फोकस कुर्सी बांटने पे है, जबकि एनडीए का ध्यान विकास के, बिहार के विकास पे है। एक सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, अभी मैं कांग्रेस की साथी को सुन रहा था, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, मैं मनी मन मुस्कुरा भी रहा था, मुस्कुराहट भी जायज है। लेकिन आपको मैं बताऊं मजेदार बात कि कांग्रेस के लिए अक्सर मैं कहा करता हूं, फिर एक बार कह देता हूं कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि महागठबंधन में ये बैठे थे साथ में, कुर्सी की बंटवारे की चर्चाएं हो रही थी और साथ ही साथ बातें चल रही थी कि 70, 50 से 60 के बीच में सिमटेंगे। लेकिन जाना है कहां ये मालूम नहीं, सत्ता में आना है कि सत्ता के पहले बिखर जाना है। ठीक, आगे सुनिए। अब अपनी भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। मैंने ऐसा क्यों कहा कि इनको मंजिल का दिशा मालूम क्यों नहीं है? आज की अखबारें जो है वो सुर्खियां बटोर रही है। उसमें क्या मजेदार है, 3 बड़े अखबार में 3 लाइन छपी है और सबका शब्द एक ही निकल के आता है। पहला, महागठबंधन में खींचा तान जारी, सभी दल मौन। दूसरा, महागठबंधन पे छाए संकट के बादल, दरक रहा है इंडिया अलायंस। 3 अखबार, 3 खबरें, मतलब एक महागठबंधन में टूट। यानी मैं शुरू से रोहित भाई बात को कहता आ रहा था ना कि ताली बजा दी मोहिंदर जी ने। राहुल भाई आपकी बातें सुन के की तरह है और ये तौले नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया। अब आगे सुनिए मजेदार बात। तारापुर में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है, पछवाड़ा में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है, गौरा बैराम में आरजेडी के अफजल अली के सामने वीआईपी के संतोष सहनी लड़ रहे हैं, लालगंज में आरजेडी के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी है, कहलगांव की बात कर लीजिए तो आरजेडी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी है, राजापाकर की बात कर लीजिए तो सीपीआई के सामने कांग्रेस की माफ कीजिएगा प्रत्याशी है। नहीं तो राहुल भाई ये कंडीशन आपके लिए कंफर्टेबल है ना? मैं इसीलिए तो आगे आ रहा हूँ। अब जिस कंडीशन की बात आपने रोहित जी की, मैं उस पर भी आता हूँ। कांग्रेस का हाल बेहाल है रे, जनता बोले नरेंद्र लाल। कांग्रेस की नाव डोल रही है, मोदी जी की लहर बोल रही है, कांग्रेस का नाम पुराना, काम नहीं कोई ठिकाना। जिस व्यक्ति को बहुत बढ़िया इंटेलिजेंस पता है कि अमित शाह के कमरे में क्या है, उस व्यक्ति के जो नेता प्रतिपक्ष, ये अच्छी बात है। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि बीजेपी में क्या होने वाला है बीजेपी को भी नहीं पता, बीजेपी में कौन मंत्री शपथ लेने वाला है उस शख्स को नहीं पता, लेकिन मोहिंदर जी को पता रहता है। मोहिंदर सर, आई कम बैक टू यू। राहुल भाई, आई कम बैक टू यू। एक ओपनिंग हो जाए बस, सिर्फ अमृतांशु जी का ओपनिंग नहीं हो पाया। आ रहा हूं राहुल भाई, आई गिव यू टाइम। मोहिंदर सर आपके पास भी आ रहा हूं, जावेद सर आपके पास आ रहा हूं। अमृतांशु जी प्लीज, नाउ यू आर ऑन स्क्रीन। 3 मिनट में आपको नॉन स्टॉप दे रहा हूं। अमृतांशु जी, आपका ओपनिंग आप मुझे बता दीजिए, मुझे होल एंड सोल बता दीजिए, बिहार में चल क्या रहा है? असलियत तो ये है और दुखद भी है कि ना नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ना राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। परफेक्ट। बिहार में ना कांग्रेस के पास कोई चेहरा है,
ना भाजपा के पास चेहरा है, राजद के पास चेहरा है, तो उसमें इंडिया गठबंधन में घमासान चल रहा है। ठीक है। अब इन सारी चीजों में एक जाति प्रथा से दबा हुआ, उस जाति प्रथा के बोझ से दबा हुआ बिहार ये जानना चाह रहा है कि विकास का जो असल गणित है वो कब से शुरू होगा, और वो तभी से शुरू होगा जब या तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, या नहीं तो राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ के बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये दो जब तक नहीं होते तब तक बीजेपी, कांग्रेस, राजद ये अपनी डुगडुगी डेली पीटते रहे। नेतृत्व विहीन है बिहार, और यही असलियत है और दुखद है बिहार के लिए। बिहार की जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है अमृतांशु जी, इससे मुझे ये तो बताइए आप। एनडीए कम से कम ये तो कह रही है चेहरे दे दिए हमने, हम अपने गठबंधन को कितने बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं। भले ही महागठबंधन, अभी मोहिंदर जी के पास जाऊंगा वो कहेंगे ये तो डरा के रखते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी ये सिर्फ विपक्षियों के लिए थोड़ी है, अपने साथियों के लिए भी है। लेकिन मैं तो ये मान रहा हूं ये एनडीए के लिए बड़ी जीत नहीं है कि उसने पिरोकर रखा हुआ है। बिहार जैसे स्टेट में कोई इधर से उधर नहीं जा रहा, अपने गठबंधन को पिरोकर तो रखा, ये बड़ी अचीवमेंट है ऐसे माहौल में। इंडी गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों जाति के आधार पे ही सारा कुछ हो रहा है। चाहे बीजेपी उसको स्वीकार करे चाहे ना करे, कांग्रेस स्वीकार करे ना करे, राजद स्वीकार करे ना करे, और जाति का ही बोलबाला है, और उसी के वजह से ये घमासान है। पूरा का पूरा घमासान इसी के वजह से है, पार्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। और सही गणित में इस बीच में एक छोटा सा चीखता हुआ आवाज जो कि पलायन को रोकने की कोशिश करने के लिए एक नई पार्टी और एक नया झंडा लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा है, उसकी आवाज को तो ये सारे जमे जमाए पार्टी जो है एक साथ मिल करके दबाने पे लगे हुए। अच्छा, कहीं तो एक साथ है दोनों, कहीं तो एक साथ है दोनों। वेलकम बैक टू यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने दिया, मुझे पी के फैक्टर की बात याद दिलाई। रहमानी सर मैं आपके पास आ गया, फिर मोहिंदर सर आपके पास आ रहा हूं। रहमानी सर प्लीज आप मुझे बताइए, ये इंडिया ब्लॉक के अंदर जो ये घमासान, देखिए आप माने या ना माने, आप भी मानेंगे, आप तो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। जनता के बीच में जेएमएम अलग हो गई, जेएमएम कह रही है हम अपने आप आ जाएंगे। कई सीट्स का जिक्र राहुल ने किया, कल वो सीट्स मैंने भी बताई। कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर मैं दिखा रहा हूं इंडिया ब्लॉक वर्सेस इंडिया ब्लॉक, उसको फ्रेंडली फाइट भी कह रहे हैं। वैसे जनता समझ रही है इतना ही फ्रेंडली होते तो ऐसी परिस्थितियां होती नहीं। लेकिन रहमानी साहब ऐसा नहीं लग रहा इस शोर में, इस घमासान में, इस उथल पुथल में एक्चुअली में जो जनता के मुद्दे एड्रेस होने थे वो कहीं पीछे तो नहीं रह गए? बिल्कुल रोहित भाई सही कहा आपने कि असल में जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कोशिश यही हो रही है कि विकास मुद्दा न बने। अगर विकास मुद्दा बन जाएगा बिहार में तो इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, क्या लेके जाएंगे ये? पिछले 20 साल का अगर जनता हिसाब मांगना शुरू कर दे तो फिर इनको जगह नहीं मिलेगी भागने की। क्योंकि देश का युवा, खासकर बिहार की बात कर रहा हूँ, युवा के अंदर एक जागरूकता पैदा हो रहा है। आपने देखा है किस तरीके से रोजगार मांगने के लिए युवाओं पर लाठीचार्ज की गई। वो मुद्दा तो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। अगर वो मुद्दा लोगों में फिर से पैदा करना होगा तो आपको फिर विकास की बात करनी होगी। वो तो हो क्या रहा है कि महागठबंधन में क्या हो रहा है, भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि एक सीट पे 2 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो आपके लिए फायदा है रोहित जी, रोहित आनंद जी, ये दो आपस में लड़ेंगे तो आप आसानी से निकल जाओगे। और क्या, आपको तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे। यही तो मैंने पूछा, ये कंडीशन तो कंफर्टेबल है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ये सारी बातें मोहिंदर सर इग्नोर कर रहे होंगे, कर नहीं सकते, मैं इस बात को मानता हूँ। मोहिंदर सर इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। दो चेहरे एक साथ आ जाएंगे, वोट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वही बात आएगी, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली को फायदा। तो ऐसी परिस्थितियां बनने क्यों देनी? रहमानी साहब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता क्या? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से इसलिए सहमत कहूँ कि महागठबंधन को इन बातों को समझना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ट्रैप के शिकार न हो, आप उनके पीछ पे ना चले जाएं। अभी जनता में मुद्दा बेस बन रहा है, इशू बेस हो रहा है। युवा रोजगार की तलाश कर रहा है। हर माँ बाप चाह रहे हैं कि बेटा हमारा अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसको बिहार से प्लान न करना पड़े। प्लान इतना बड़ा दर्द है कि हमने देखा है, हमने झेला है। अब कम से कम 20 साल बाद भी लोगों को कम से कम प्लान तो न करना पड़े, इस बात की गारंटी कौन देगा? अभी मृत्युंजय जी बता रहे थे कि बहुत बड़ा दर्द है ना, मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे ना राहुल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जो वहां का लोकल जाहिर है भाई, जनता का इसमें कोई नो डाउट कि अगर आज सर्वे किया जाए तो महागठबंधन का चेहरा है सीएम का। वो आप इसमें आप कुछ भी कहें, हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप उसको एक तरफ कर दो। नहीं जावेद सर, लेकिन ये भी तो कंफर्म नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक टक्कर, एक जबरदस्त टक्कर मिले बिहार की जनता के सामने भी, एक मजबूत ऑल्टरनेट हो। मोहिंदर सर मैं एक चीज बताऊं, मैं लगातार, आपको पता ही है,
जब राहुल गांधी जी निकलते हैं, चाहे वो भारत जोड़ो 1 हो 2 हो, उन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया, तस्वीरें देखी। फिर बिहार में पहुंचे, 17 तारीख से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा, बहुत शानदार रेस्पॉन्स आया। तेजस्वी जी साथ में थे, तस्वीरें राहुल गांधी जी की, तेजस्वी जी की, पूरे इंडिया ब्लॉक की बहुत वायरल हो रही थी। और उस वक्त भी मैंने कहा था, उस वक्त भी मैं डिबेट कर रहा था, मैंने कहा था राहुल गांधी जी ने एक बड़ी अचीवमेंट पाली, सभी चेहरों को एक साथ लेकर एक मंच सजा दिया। उस मंच में राहुल गांधी को ज्यादा हाइप मिल गया क्या? आरजेडी इससे इनसिक्योर हो गई क्या? ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी जी दिल्ली आते हैं तो राहुल जी बात नहीं करते। रोहित जी, बड़ी कमाल की बात है, आप मेरे पर सरप्राइज कर रहे थे कि मुझे पता है कि अमित शाह के कमरे में क्या हो रहा है। हाँ। आपको ये पता है कि राहुल गांधी के कमरे में कौन मिला या नहीं मिला? नहीं, राहुल गांधी तो ही इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन। रोहित जी, बड़ी छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं अपनी 2 बातें कहूंगा जी। इंडिया की टीम में, क्रिकेट टीम में रोहित शर्मा मारे, तेंदुलकर मारे, गिल मारे, कोई सेंचुरी मारे, इंडिया जीतना चाहिए भाई। आपको ये फर्क पड़ता है कि गिल ने सेंचुरी मारी थी इसलिए इंडिया जीता तो मुझे मजा नहीं आया? अरे भाई, सीधी सी बात है, हम राजनीति में हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेज हो, चाहे दूसरा हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाइड हो, हम एक साथ की टीम में हैं। जब टीम खेलने जाती है तो खिलाड़ी चलते हैं ना साथ में। जो सबसे ज्यादा पापी होता है ना, वो सबसे ज्यादा मंदिरों में भागता है। ऐसा मत कीजिए, राहुल जी ने भी ऐसा कहा था, एक बार बवाल हो गया था। बैकफायर करता है मोहिंदर सर बैकफायर करता है। आज सब इसी भाव के साथ देख रहे हैं, भगवान श्री राम आ रहे हैं तो अखिलेश जी कहते हैं कि क्यों पैसा बर्बाद करना मोमबत्ती और दीपों पर, ये अच्छी चीज नहीं है। सुनिए ना रोहित जी, सुनिए, बताइए। भारत सरकार का संविधान आपको धार्मिक आज्ञा नहीं देता कि मंदिर बनाएगी सरकार। सरकार मंदिर नहीं बनाएगी, सरकार बनाएगी अस्पताल, सड़कें बनाएगी, रोजगार देगी, दुनिया जहान की फैक्ट्रियां बनाएगी। अब आप देखिए, देश की एक आस्था की भी सम्मान होता है। कोई जानकारी नहीं है आस्था के भी, आस्था रोकिए आप, इनको कोई जानकारी नहीं है संविधान की। भगवान श्री राम मेरे भी आराध्य हैं। मोदी सर, वही तो, जब राम आप आराध्य इसके कुछ लिए भी बात हो, करेंगे कभी। आपको संविधान की कोई जानकारी नहीं है। लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2024 में। रोहित जी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। राम के सबसे बड़े दीपक लेकर चलने वाले अकेले हमारे प्रधानमंत्री माननीय 1.5 लाख वोट से जीतते हैं। और राहुल गांधी जी, जिनको मंदिर का एक बहुत कंटक बताया गया था, वो 5.5 लाख जो वोट से जीतते हैं उसी यूपी के अंदर। तो ये सब छोड़िए, राम किसके साथ है? वो राम हमारे साथ है। ये पापी जितने भी मंदिरों में जाएंगे, जैसे ही इलेक्शन आता है इन्हें मंदिर याद आ जाता है। मोहिंदर जी, आप पापी किसको बोल रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप किसको पापी बोल रहे हैं? खुलकर बोल दीजिए ना, किसको पापी बोल रहे हैं? आप इशारा समझ गए? नहीं, मैं तो समझ गया, जनता भी समझ जाए। सारी जनता समझ रही है, आपके दर्शक समझ रहे हैं कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ। आप योगी जी के लिए बोल रहे हैं, जिनके विजुअल्स अभी चले, वो एक स्टेट के सीएम है, लोगों ने उनको चुना है, गोरक्षपीठाधीश्वर हैं वो। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। पाकिस्तानी लोग, देखिए, आपने राहुल गांधी को निकाला, राहुल गांधी को मकान से निकाला, हुआ क्या? वो एक साधारण एमपी से लोकसभा के अंदर नेता बन गए। मैं कह रहा हूँ राहुल जी मेरे, ही इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं कह रहा हूँ ही इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन इस दिशा में जाना क्यों? अभी राहुल भाई बोलेगा हाथ उठा के कि हमने तो इनको बुलाया था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इनविटेशन दिया था, नहीं आया कोई। फिर आप कैसे राम के साथ हो गए? ये राम के कौन है? ये राम के दूत है क्या? ये हनुमान है क्या जो न्योता दे रहे हैं हमें बुलाने के लिए? आराध्य तो हो सकते हैं किसी के, मोदी जी आराध्य तो हो सकते हैं। तुम कौन हो मुझे बुलाने वाले? इट्स नॉट अबाउट राम टुडे, हालांकि आज दीपावली है, इट्स ऑल अबाउट वन एंड ओनली लॉर्ड राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन इस दिशा में नहीं जाते, पॉइंट पर आ जाते हैं महेंद्र जी प्लीज। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ सर। एक बात देखिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़े लिखे हैं, मैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझता हूँ। जो सीटों के बंटवारे और महागठबंधन में झगड़े की बात चल रही थी, देखिए इकोनॉमिक्स क्या कहती है, डिमांड एंड सप्लाई। जहां डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, वहां तो मारामारी मचेगी ना। वाह। और जहां डिमांड है ही नहीं और सप्लाई जरूरत से ज्यादा है, वो एनडीए है। ठीक है। अरे टिकट लेने वाले थे ही नहीं, समझे? और हमारे यहाँ इतनी ज्यादा डिमांड है कि सप्लाई है नहीं भाई। जेएमएम भी आ रही है। राहुल भाई, I'll come to you, एक बार अमृतांशु जी के पास जाऊंगा। हाँ, डिमांड एंड सप्लाई। जहां तक मेरे साथियों ने बात बड़ी अच्छी कही, पत्रकार महोदय ने, 20 साल राज करने के बाद आज से नेहरू से लेकर के आप लालू यादव के कुशासन को याद दिला रहे हैं। आपके हिसाब से कुशासन को, आप अपनी विकास की बातें बताएं ना जनाब। सही बात है। आपने 20 साल में क्या किया? आप उस पर वोट मांगिए, अच्छा काम किया होगा, लोग आपको वोट देंगे। पॉइंट्स टेकन, लेकिन तो आपका पॉइंट्स टेकन। मैं राहुल भाई से इस पर पूछूंगा कि 20 सालों में विकास पर आइए ना, आप बार बार जंगल राज की बात क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछ लूंगा राहुल भाई से, आपके पॉइंट्स आ गए। अमृतांशु जी प्लीज बताइए मुझे। रोहित, सबसे पहले जो मैं आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहता हूं, मैंने करवाई सर वो, कि अगर
अगर धार्मिक आज दिन है, कल दीपावली है, दीपोत्सव है, और उसको लेकर के तस्वीरें तमाम धार्मिक दर्शक हैं भारत के जो देखना चाहते हैं, उसमें एक ऐसी एकदम बदतमीजी वाली जो टिप्पणी आती है, और वो भी एक गंभीर कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से, वो एकदम ही साफ गलत है। क्योंकि ये मुद्दा चुनाव का है और चुनाव तक टिके रहना चाहिए। उनको जिस चीज का काम दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो उस पे भाषण दें, वो उस पे अपना बयान रखें जी। हर एक चीज पे बोलने का अधिकार राजनीति नहीं देता। दूसरी बात, जहां तक ये कह रहे हैं कि नेतृत्व में जीते भले ही इंडिया का कैप्टन, बिहार का कैप्टन राहुल गांधी नहीं है भाई। बिहार का कैप्टन कौन है कांग्रेस का? कोई नहीं है। और इसको लेकर के ये आज तक आधे घंटे हो जाएंगे, कल के आधे घंटे हो जाएंगे, परसों के आधे घंटे हो जाएंगे, ये नाम नहीं बोल पाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। और यही हाल जो है बीजेपी के प्रवक्ता की भी है। तो ये हट बारे में क्या ज्ञान दे रहे हैं? रोहित जी मैं जवाब दे दूं? 30 सेकंड दे पाऊंगा मोहिंदर सर, 30 सेकंड्स, स्टिक टू द टाइम। 30 सेकंड। मैंने, मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैंने भगवान राम पे टिप्पणी नहीं की। मैंने ये कहा है कि जब मंदिर कोई जाता है, मंदिर जाए, उसको टेलीविजन पर पब्लिसाइज करने का क्या मतलब है सर? पहली बात। दूसरी चीज, आप और मैं मंदिर जाते हैं तो हमारी क्या फोटोएं जाती है क्या? नहीं सर, राहुल गांधी जाते तो वो तस्वीरें भी दिखाता हूं मैं। आप अपने घर के मंदिर में जाइए, बाहर के मंदिर में जाइए, मेरा विषय वो था। नंबर 2, देखिए मैंने कप्तान के बारे में बात नहीं की, टीम इंडिया की बात की। निश्चय ही तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे महागठबंधन की सरकार। ये हुई बात। ये पहले किसी कांग्रेसी ने मुझे बताया कि तेजस्वी यादव विल बी द सीएम। आज जयराम रमेश जी का इंटरव्यू पढ़ लीजिए, नवभारत में भी छपा है। तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार होगी। अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूँ कि लोकतंत्र में प्रोसेस होता है, तो वह मैं छुपाना नहीं है मेरा काम। तेजस्वी आज मुख्यमंत्री के चेहरे हैं महागठबंधन के, और वही बनेंगे। ठीक है। तीसरी बात, मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ रोहित जी। देखिए जो बिहार के लोग हैं, आज बिहार के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हम क्या बोलते हैं। आज वो ये देखते हैं कि आपके बोलने से हमें कुछ मिलने वाला है क्या? बिल्कुल क्या सही बात बिहार के विकास की कोई बात हम करते हैं? बिहार का विकास कैसे करते हैं? ना चिराग पासवान, ना मोदी जी, ना नीतीश, ना सम्राट, ना किसी और नेता के पास आज तक मैंने किसी टीवी चैनल पर, खबर पर बिहार के विकास की कोई योजना नहीं सुनी। इतने लाख रुपए दे देंगे, इतने महिलाओं को दे देंगे, ठीक है, इतना ये कर देंगे, उतना वो कर देंगे। मोदी सर, मैं आपकी बातों से 100% सेटिस्फाई हूं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। कोई आपकी पार्टी का कोई नया नवेला युवा प्रवक्ता आता तो मैं उससे सह भी लूं, लेकिन आप जैसे सीनियर व्यक्ति जब ये बोले ना कि जो जितना बड़ा पापी वो उतना ज्यादा मंदिर, फिर वो उसको जोड़ लेंगे राहुल गांधी जी के बयान से कि मंदिर जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, ये बैकफायर करता है, ये अच्छी चीजें नहीं है। और आज के दिन कम से कम मैं वापस आ जाऊंगा मोहिंदर सर। हाँ, एक सेकंड, मैं बस यही चाह रहा हूँ कि ऐसी बातें ना जाएं आपसे। एक सेकंड और सर, हाँ, सिर्फ एक सेकंड। हाँ, देखिए महागठबंधन ने अपना जो बनाया है मैनिफेस्टो, हाँ, उसे आने दीजिए। ठीक है, आप चौंक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छी चीजें होंगी, मैं चौंकूंगा। राहुल भाई प्लीज। रोहित भाई जी, देखिए जो डिबेट का जो हमारा हिस्सा है वो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस की एक बहुत पुरानी आदत रही है। वो आदत ये रही है कि सनातन को गाली देना, सनातन को नीचे दिखाना, और खुद सनातनी होकर सनातनी को नीचे दिखाना। कभी आपने देखा है क्या किसी मुस्लिम समाज के लोगों को अपने समाज को गलत बताते हुए? लेकिन क्या है ना कि ये हमारे सनातन में ऐसा स्वभाव है, ये हमारे सनातन की मर्यादा है कि आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। थोड़ा इस्लामिक लोगों से इस प्रश्न को पूछिएगा, इस्लामिक पे कुछ कटाक्ष कीजिएगा, सर्वपंथ से जुदा ना हो गया तो मेरा नाम बदल देना। क्या चलिए, ये इनकी बुद्धि पे और विवेक पे निर्भर करता है। लेकिन फिर भी मैं अपने कांग्रेस के साथी के लिए एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। बताइए। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, ध्यान से सुनिएगा, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबोता रहा, मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझकर बैठ गए थे जिसपे चंद लोग, यानी 44, 55, 99, ये लोकसभा सीट की मैं बातें करता हूँ। मैं कितने विरासतों से गुजरता चला गया। देखिए ऐसी तमाम चीजें हैं जो ये बोलते रहेंगे। और जहां तक ये इंडिया के कैप्टन की बात कर रहे थे, तो भैया अभी कुछ दिन पहले एक इंडिया का कैप्टन ने जीत हासिल की थी, उसको तो कम से कम बधाई दे देते।
वो तो कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं था, उस पर तो कम से कम उस कैप्टन को बधाई दे सकते थे। और जहां तक सवाल उठता है तो आपने ही तो मंदिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था कि हु इज राम, राम इज एन इमेजिनरी वर्ड, भूल गए क्या? ऐसी तमाम चीजें हैं जो आएंगी। खैर, जिसकी जैसी बुद्धि वैसी उसकी। अच्छा, एक जवाब और मुझे दे दीजिए राहुल भाई रहेंगे स्क्रीन पे। राहुल भाई, मुझे एक जवाब और दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन तो बड़ी बड़ी यही है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है ना? अगर मैं गलत हूं तो ठीक कीजिए मुझे। रहमानी सर, आई एम कमिंग टू यू। राहुल भाई, मैं इसको पहले खत्म कर लेता हूँ। देखिए, सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, हाँ, जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उन्हीं के लिए, हाँ, कि चुप रहने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, बोलने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। ठीक है। और जहां तक बिहार का और चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो पंच लाइन आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी पहले से अभी तक के आंकड़ों को उठाकर देख लेने का। नहीं, मैं बिहार पे जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है ना, बड़ी पूरे, वो तो पूरे देश की बात करती है। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये ठीक कह रहा हूं ना मैं? राहुल भाई, ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल। तो मुझे बताइए, गिरिराज सिंह ये किसके लिए कह रहे हैं गिरिराज सिंह की नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए? क्लियर कीजिए सर। राहुल भाई, बिल्कुल। देखिए, गिरिराज सिंह की अपनी व्यक्तिगत रूप से कोई अपना बयान हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को खास करके जिस तरह से विपक्ष के दल जो उनका मोहिंदर सर करते हैं, उसका नजारा और उसके नजरा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 2014 की बात कर लीजिए, जब 2014 में जब ये लोकसभा के चुनाव में जा रहे थे, तो इन लोगों ने दिल्ली के 123 राहुल भाई, मैं कह रहा हूं, आप ये सारे आंकड़े ना सब जानते हैं। राहुल भाई, आप बहुत शानदार वक्ता हैं, बहुत होमवर्क करके आते हैं। लोग जब आपको देखते हैं जानते हैं कि फैक्ट से आप बात करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, गिरिराज सिंह आप कह रहे हैं व्यक्तिगत राय सही है कि गलत है? देखिए, गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जब हम भी बात करते हैं कि जब हम सबका साथ, सबका विकास और सबकी सम्मान की बात करते हैं, यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री भी जब किसी मंच से संबोधन करते हैं तो कहते हैं कि हमारे प्रिय 140 करोड़ भारतीय बोलते हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। ना कि कांग्रेस की तरह ये बोलते हैं कि हमारे देश के संसाधन पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी राजनीति कहां से होती है। हमारी राजनीति का हर वो नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं भी इतनी आसानी से छोड़ूंगा थोड़ी। ये टॉपिक्स मैंने पकड़े। अमृतांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रहमानी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहिंदर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, राहुल भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मैं ये सवाल लेकर कितनी बार भी कांग्रेस के पास जाऊं, मैं जाऊं सर के पास, तो वो यही कह रहे हैं कि भैया टीम इंडिया जीतेगी, टीम इंडिया जीतेगी, हम लोग टीम इंडिया के शानदार खिलाड़ी हैं, हम बैकफुट पर आएंगे नहीं, फ्रंट फुट पर आकर हम लोग खेल रहे हैं। इसलिए एनडीए ये भ्रम फैला रहा है कि देखिए यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, बात विकास पर नहीं करना चाहते, इसलिए जनता के बीच भी यही जा रहा है क्या? जनता के बीच में सिर्फ एक चीज साफ सपाट है, क्या? कि ना बीजेपी के पास अपना नेतृत्व है, ना कांग्रेस के पास अपना नेतृत्व है। ये दोनों पार्टियां जो केंद्र में हैं, ये अपने अपने अगुआ कहते हैं, भोजपुरी शब्द है एक, फ्रंट अगुआ। तो अगुआ है बिहार में बीजेपी के नीतीश कुमार, और अगुआ है कांग्रेस पार्टी के बिहार में तेजस्वी यादव। ठीक है। इन दोनों पार्टियों का अपना कोई नेतृत्व नहीं है। ये गंभीर मामला है, और इस मामले पे दोनों प्रवक्ता आपके आने वाले 6 साल तक आप इनसे हर रोज बहस करते रह जाइए, ये एक नाम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी की तरफ से कोई अनुमति इस तरह की इनको दी ही नहीं जा सकती। एक दूसरा, एक गंभीर राजनीतिज्ञ हैं बिहार में जिनका नाम है गिरिराज सिंह। उन्होंने एक बयान दिया, जो अपने पिछले पार्ट में आपने उसको रेफर किया था, कि नमक हरामों का हमें वोट नहीं चाहिए। वो नमक हराम किसको कहते हैं वो समझ लेना चाहिए। गिरिराज सिंह बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, राजनीति के बहुत बढ़िया जानकार हैं, और बिहार के राजनीति को तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने नमक हराम मेरे जैसे हिंदुओं को कहा है जो कि तर्क करते हैं। उनको मेरे जैसे हिंदू जो तर्क करते हैं, उन वोटरों का उनको वोट नहीं चाहिए। इसीलिए कोई और इसको अगर मिस इंटरप्रेट कर रहा है, और किसी धर्म विशेष की तरफ संकेत दे रहा है, या वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उनके लिए मैं पहले से ही
क्लियर कट बोल देता हूं कि गिरिराज बाबू को अच्छी तरह से मैं जानता हूं और गंभीर राजनीतिज्ञ हैं और वो किनके तरफ उनका इशारा है वो मैं अच्छी तरह से उनसे पूछिएगा, वो भी यही कहेंगे। ठीक है रहमानी सर, प्लीज यू रिएक्ट नाउ। रहमानी सर, यही मैसेज आ रहा है। वो है उनसे उम्मीद ना रख, ये है सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं है करने वाले। वाह। तो अब देखिए कितनी आसानी से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने इस मुद्दे को ऐसा डाइवर्ट कर दिया। बात हो रही है बिहार की सियासत पे, आप ले गए सनातन पे ले गए। अरे भाई सनातन धार्मिक जो भी है, मेरी आस्था पर्सनल है। रहमानी जी, ये जो बातें आई ना अभी ये नमक हराम वाली बात आई, ये अमृतांशु जी ने बताई है। ये अमृतांशु जी ने बताई है, वो सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ बैठे। अमृतांशु जी ने ये डेफिनेशन बताई है मुझे। मैं उनकी बात से सहमत हूं, मैं लेकिन कह रहा हूं इन लोगों ने कितनी होशियारी से देखिए डिबेट का इश्यू ही बदल दिया। अरे भैया जो भी हमारी धार्मिक आस्था है वो हमारी पर्सनल आस्था है। ये अगर इनका आरोप था हमारे बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता का, हाँ अगर टीवी पे आप दिखाते कि आपने कोई बढ़िया अस्पताल खोला है, इसमें 3000 बेड है जो बिहारियों के लिए होगा, बिहारी दिल्ली में नहीं जाएगा, बिहारी अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको अस्पताल अच्छा मिल जाएगा, आप ये दिखाते मुझे बहुत अच्छा लगता है। विकास की बात जी अभी वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी मदरसा गए थे, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं सर, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई जब मदरसा गए राहुल गांधी और तेजस्वी जी। लोग देखना चाहते हैं इन तस्वीरों को, वो जानना चाहते हैं इन चीजों को। अगर दिल्ली में बच्चे हमारे प्लान कर रहे हैं, बिहार के क्यों आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं है? पूर्णिया में क्यों नहीं है? दरभंगा में क्यों नहीं है? कौन देगा भैया? मतलब डिबेट को आप घुमा के ले जाइए हिंदू मुसलमान पर, अब वो नहीं चलने वाला है। जनता का एक एक वर्ग किसी भी धर्म का हो वो विकास चाहता है, बात खत्म। उनके बच्चे भी सारे पूरी तरीके से नेताओं के बच्चे लेते हैं। रहमानी सर मैं आपकी बात मैं कह रहा हूं, ये मुद्दे आप मेरे शो में उठाइए, ये आपका शो है, मेरा शो तो है, ये आपका भी शो है। जितना मेरा उतना आपका रहमानी सर, उतना ही अमृतांशु जी का, उतना ही राहुल का, उतना ही अफसोस होता है। हमारे सीनियर पत्रकार मेरी बात से सहमत होंगे कि हर ले देकर के डिबेट कहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि वो उन चीजों पर मैं जाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दे मेरे शो पर उठाइए, बहुत बढ़िया, लेकिन इस मुद्दे को उठाने की सबसे सही जगह सदन है ना, और सदन में कौन सा प्रत्याशी, कितना प्रत्याशी, इस पर हम बात करेंगे। वी ऑल आर मैच्योर पीपल्स। मैं ये पूछ रहा हूं जो कंफ्यूजन चल रही है, लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे? रहमानी सर जी बिल्कुल। अरे जनता तो सर एक हर आदमी को उस उम्मीद की निगाह से देखती है जो हमारे वेलफेयर की बात करती है। इसी उम्मीद के साथ हमने 40 साल बिहार का सफर तय कर दिया और आज भी वहीं के दलदल में है, दलदल में फंसे हुए हैं। अरे भाई कोई दूध थोड़ी आएगा ऊपर से, हमें आपको आगे चीजें करनी होगी ना सर। ठीक है ठीक है, आई विल कम बैक टू यू। राहुल भाई प्लीज यू हैव टू रिएक्ट नाउ। मोहिंदर सर आई एम कमिंग टू यू। आ रहा हूं। रोहित भाई मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, 3 मिनट नॉन स्टॉप। राहुल 3 मिनट नॉन स्टॉप आपके लिए जी। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि बीजेपी के पास जो नेतृत्व की जो बातें करते हैं, तो हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया है देश के अंदर। इसलिए अभी लोग किसको नकार रहे हैं, शायद इसीलिए वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और आज भी उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बिहार में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तेवर भी नहीं है ना क्लेवर है। इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं और लड़कर कट रहे हैं। अगर जनता भारतीय जनता पार्टी या एनडीए समर्थन सरकार चुनती है तो फिर आप वोट चोरी का नारा लगाएंगे, ये तय है। और 14 तारीख को फिर हम बैठेंगे आपके साथ। और जहां तक बिहार के विकास की बात है, तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। अभी नई सरकार का जब गठन हुआ था केंद्र सरकार में, उसके बाद केंद्र सरकार ने बिहार का बजट दिया था। उसमें आपको एक दृश्य देखने को मिला होगा, सारे पैनलिस्ट को भी ये बात पता होगा, रहमानी साहब को तो विशेष रूप से पता होना चाहिए। उसमें सारे लोग कह रहे थे कि आपने सारे बिहार को दे दिए, बजट में तो सब चीज बिहार को दे दिया, सब विरोध कर रहे थे, प्रतिकार कर रहे थे। लेकिन आज वो ही कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को कुछ नहीं मिला। तो पहले तो आप इस चीज को शुरू कर लीजिए कि 6 है कि 9 लिखा है वहां पे। और अगर 6 और 9 अलग लिखा है तो फिर उसको कैसे पढ़ना है, इस चीज को देख लिया जाए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तो रहमानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। और उन्होंने ये कहा कि बिहार में आपने क्या विकास किया, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है। रहमानी साहब कहते हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग के हो चाहे मेडिकल को हो बाहर पढ़ रहे हैं। तो रहमानी साहब आपको एक बात मैं बता देता हूं कि 2005 के बाद अगर आप चर्चा करें तो रोहित मैं तुरंत समाप्त करूंगा। पहले 1990 से 2005 की अगर हम बात करें, अगर आप कहीं भी अगर अपने बेटी की भी शादी करने के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके खानदान को जरूर देखते हैं, उसके खानदान में परदादा कैसा था, दादा कैसा था, बाप कैसा है, उससे हम लोग व्यवहार का पता लगाते हैं। और ये जो आप जंगल राज की बातें कर रहे हैं ना, वो एक तरफ से वही है, क्योंकि यहाँ पे जो दुल्हा है उसको अगर जब श्रृंगार देने जाया जा रहा है तो कहाँ किस
परिवार में उसकी शादी होने जा रही है, किस राज्य में होने जा रही है, उसका इतिहास पता होना चाहिए। जिस तरह से यूपी को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, आज देख लीजिए यूपी की क्या स्थिति हो चुकी है। तो आज भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज की बात होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज पहले कितने थे? अगर 1990 से 2005 की बात करें तो लगभग 6 थे, और आज लगभग 27 या 15 कंस्ट्रक्शन में है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होनी चाहिए, 1990 से 2005 में 6 थे, आज लगभग 27-28 के आसपास हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं। पहले शिक्षक का जो रेशियो था वो 65.1 था, आज 35.1 है। यानी कि हमने बढ़त हासिल की है। कमी आज भी होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि विकास की कोई परिभाषा नहीं होती है। लेकिन बिहार को पटरी पे किसने लाया? बिहार को पटरी पर लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। और जो मेडिकल की बात कर रहे थे रोहित भाई, बस समाप्त कर रहा हूं कि 5000 बेड क्षमता का पीएमसीएच विश्व का पहला सबसे बड़ा अस्पताल होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। राहुल, I'll give you 20 more seconds. राहुल, जैसे आज मोहिंदर जी ने तो बता दिया कि महागठबंधन में डिसाइड हो चुका है, तेजस्वी यादव विल बी द सीएम। आपका बता दीजिए, नीतीश ही है ना? मैं बार बार कंफर्म कर रहा हूं आप लोगों से। रोहित भाई, नो इशू, डेफिनेटली वी आर इंटैक्ट एंड वी आर हियर टू परफॉर्म better, and Nitish Kumar will be the CM. Nitish Kumar will be the CM. Nitish Kumar हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है। Honorable Minister also. हाँ, परफेक्ट। अमृतांशु सर एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर मोहिंदर सर यू विल कंक्लूड माय शो। अमृतांशु सर, अब देखिए ये तो कम से कम क्लैरिटी आ गई, तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार। मैंने क्या कहा आपको, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ना, जो केंद्र के बारे में, केंद्र से ये आया, केंद्र से वो आया, ये कहानी जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे उस समय भी कांग्रेस पार्टी के जितने शोज आप बिहार के चुनाव के पहले निकालिएगा तो कांग्रेस पार्टी वही भाषा बोल रही है जो आज की तारीख में बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। मेरा सवाल इन दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी पार्टियों से छोटा सा सवाल है, बिहार का आपका नेता कौन है? बिहार में आपका नेता कौन? बीजेपी का नेता कौन है? ठीक है, कौन है वो नेता जो बिहार के आमदनी को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा? ठीक है, अगुआ नहीं चाहिए। ठीक है, अगुआ कि मेरे साथ मैंने उनको आगे कर दिया है, अब उनको आउटसोर्स कर दिया है, वो हमारे फ्रंट हैं, अब वही सारे फाइल डील करेंगे। ओके, ये जो कांग्रेस ने राजद के साथ किया और बीजेपी जो नीतीश कुमार के साथ, नोटेड सर, नोटेड। अमृतांशु सर, नोटेड। आपको अब नहीं चाहिए। मोहिंदर सर 40 सेकंड्स कंक्लूड कीजिए प्लीज। मेरे को पहले वो सर, हाँ सर, आप ही कंक्लूड करेंगे मेरा शो। हाँ ठीक है, 3 मिनट आपने उनको दिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे 3 बातें कहनी है। सर कंक्लूड करना, सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया मैंने आज। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में इन्होंने एक शब्द कहे, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जवाब देता हूँ शेर में। इसे गुल ने कुछ, बुलबुल ने कुछ, सयाद ने कुछ समझा, चमन में कितनी थी खामोशी मेरी। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंग्रेजी को इनको समझ में जितना आया, इन्होंने उतना ही निकाला कि एक कम्युनिटी का पूरा हक होना चाहिए। इनको अंग्रेजी आती नहीं सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंग्रेजी को क्या समझेंगे? नंबर 2, डॉक्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर सुषमा स्वराज को एक शेर में जवाब दिया था। शेर बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन वो सुषमा स्वराज थी जिसने हाथ जोड़कर स्वीकार किया और डॉक्टर साहब की इज्जत की। ठीक है। वो एक पार्लियामेंटियन थे। उस जमाने की बीजेपी और आज की बीजेपी में क्या फर्क है कि ये बदतमीजी करते हैं लोग। किस तरह से राहुल गांधी को पप्पू शप्पू बोला जाता है, किस तरह से किसी व्यक्ति के बारे में क्या। अब मैं उस पर नहीं जाता, अब मैं बिहार पे आता हूँ। बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ा जो फर्क अब आने वाला है, बताइए, देखिए कंक्लूड कर दीजिए सर, जल्दी शो क्लोज करना है। कांग्रेस ने कभी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हमने जेएमएम को कहा कि उनका चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो वही बना। हम कहीं पर किसी अपने साथी को धोखा नहीं देते। ठीक है, हम दूसरा रोल प्ले कर लेते हैं। चलिए, साथियों को भी धोखा नहीं देंगे, जनता को भी धोखा नहीं देंगे। रहमानी सर 30 सेकंड दे पाऊंगा आपको, कंक्लूड कीजिए। रहमानी सर 30 सेकंड। बिल्कुल, मैं एक शेर के साथ के दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। बहुत बढ़िया। जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। बहुत बढ़िया। मैं दोनों प्रवक्ताओं के इससे बेहतर कंक्लूजन कुछ नहीं हो सकता था। वक्त कैसे निकल गया रहमानी सर पता नहीं चला। राहुल भाई, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। रहमानी सर ऑलवेज प्लेजर, थैंक यू सो मच, आप आते हैं। अमृतांशु सर प्लेजर हैविंग यू। मोहिंदर सर नमस्ते कर रहा हूं आपको, बहुत धन्यवाद, आप आते हैं। तो अभी तो चीजें इंटरेस्टिंग चली रही हैं, धीरे धीरे बिहार की पब्लिक भी अभी इंजॉय कर रही है, हालांकि मन में बहुत सारी चीजें उनकी भी चल रही होंगी। तथ्य मैं लेकर आपके सामने आता रहूंगा। अब कल हाजिर होऊंगा आपके सामने शाम 5 बजे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, और हाँ, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते, राम राम।